गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिलीप शास्त्री जीनियस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा से। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सेकेंड लेसन भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा था। उसका फर्स्ट पार्ट था। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे उसके भौगोलिक वितरण के बारे में। इन्हें मुख्य भौगोलिक वितरण कितने प्रकार से है, तो ये 6 प्रकार से बताए गए थे। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्तर, तटीय मैदान, द्वीप समूह। आज हम इन 6 पॉइंट्स पर अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में जो पढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत विशेष है, वो भारत की उत्तर दिशा में स्थित है और उत्तरी सीमा का निर्माण भी करता है। साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि उत्तरी दिशा में आने वाले किसी प्रकार की विकट परिस्थिति है उससे हमारी रक्षा भी करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पर्वत श्रृंखला है वो ब्रह्मपुत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यानी इनमें अवरोध भी काफ़ी है और उसमें कहते हैं असमान वितरण रूप से है, कहीं ऊंचा है कभी नीचा है और कहीं चोटी ऊपर है कभी नीची है। कुछ क्षेत्र विशेष है उबड़ खाबड़ के रूप में जो हिमालय पर्वत है वो एक अपनी विशेषता के रूप में जाना जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत है वो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, अर्धवृत्ताकार का निर्माण करता है। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश वहाँ तक है एक अर्धवृत्ताकार। यानी वृत्त होता है वो चारों तरफ से गोल के रूप में होता है, लेकिन ये अर्धवृत्त के रूप में निर्माण करता है। और जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तरफ बढ़ता है तो वहाँ धीरे धीरे संकरा होता जाता है, धीरे धीरे संकरा होता जाता है। पश्चिमी जो भूभाग है वो की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी जो भूभाग है उसकी तरफ पूर्व की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अब हम देख सकते हैं इस पर्वत श्रृंखला के बारे में, यानी हिमालय पर्वत है उसके बारे में देखें तो हिमालय पर्वत ये जो कोरम जो है लद्दाख श्रेणी जाकर सी है, यह शिवालिक श्रेणी है। और ये इधर अरुणाचल प्रदेश है, ब्रह्मपुत्र नदी जो आ रही है इसके यहाँ तक देखिए, ये दिख रही है ना ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ तक विस्तृत है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये भारत की सीमा का भी निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। यानी हिमालय पर्वत है उसको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत सी अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। यानी घाटियां बहुत सी पाई जाती है। श्रृंखला जहाँ जहाँ आपको मिलेगी वहाँ घाटियां पाई जाएगी। उत्तरी जो भाग है उसमें श्रृंखला को महान व आंतरिक हिमालय, उत्तरी भाग में जो श्रृंखला है उसको महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर है। इन 6000 औसत ऊंचाई वाले सबसे अधिक क्या है? शिखर चोटियाँ हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है, हिमालय के जो सभी मुख्य उच्च शिखर है वो जाने जाते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के अंदर 8848 मीटर है। ठीक है। और कंचनजंगा है भारत के अंदर 8598 जो मीटर ऊंचा है। मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है, नामचा बरुआ है, गरुला मंधाता है। ये सारे के सारे क्या है? ये हिमालय पर्वत के जो ऊंची चोटियाँ हैं वो है। ठीक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय की इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यानी इस सब कह सकते हैं हिमालय जो भाग है ये क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, बहुत ही ठोस पत्थर का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमालयों का प्रभाव होता है। अब देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है, जो ऊपर का जो उत्तरी हिमालय है वो यहाँ महान हिमालय हिमाद्री है, वो अधिकतर क्या है? अधिकतर का ये कह सकते हैं कि अक्षांश रूप से पूर्ण रूप से वो क्या है? हिमालय की जो बर्फ विशेष है उससे ढका रहता है। यानी 12 महीने वो बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और असम में असमानता है। हिमालय या नीमन हिमालय के नाम से जानी जाती है, हिमालय या नीमन हिमालय के रूप में जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और तथा प्रवृत्ति शैली से हुआ है। इसकी ऊंचाई क्या 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर है। इसके बीच चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर है। औसत चौड़ाई कितना है? 50 मीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर व महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के या हिमाचल के कांगड़ा जो कुल्ली की घाटियाँ स्थित है। देखो
हिमाचल के अंदर कांगड़ा ज़िला है और उसके पास में कुल्ली घाटियाँ हैं, कांगड़ा घाटियाँ हैं। ये विस्तृत क्षेत्र है। इस क्षेत्र को पहाड़ों की नगरी या पहाड़ों का नगर भी कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी या पहाड़ों का नगर भी कहा जाता है। ये देखिए हिमालय, और हिमालय के अंदर देखिए बर्फ़ से ढका हुआ पूर्ण रूप से, और यहाँ से हमारी नदियाँ हैं वो निकलती है, और नदियाँ निकल करके और क्षेत्र विशेष है उसको सिंचित करती है, और इनसे नदियाँ निकलती है वो भारत के अनेक भागों में पेयजल और सिंचाई के पानी भी देती है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। बाहरी यानी नीचे नीचे क्षेत्र, यानी अपने कह सकते हैं कि जो नीचे वाला क्षेत्र है उसको किसके रूप में जाता है? शिवालिक पहाड़ियों के रूप में जाते हैं। इनकी चौड़ाई 10 से 50 मीटर 10 से 50 मीटर तथा ऊंचाई क्या है 900 से लेके 1100 मीटर बीच में मानी जाती है। तो ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यानी यहाँ घाटियों से बजरी, जलोढ़ मिट्टी, ये सारे के सारे अवसाद विशेष वहाँ आते हैं और वहाँ के एक मैदान विशेष बन जाता है। मैदान विशेष है वो बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये घाटियाँ बजरी व जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है और ये निम्न हिमालय से शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानता है। अनेक प्रकार के दून है यहाँ, 3 प्रकार के, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये प्रसिद्ध दून है यहाँ के। और इस उत्तर दक्षिण के आंतरिक हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर ही विभाजित किया जाता है। इस उत्तर दक्षिण के आंतरिक हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से लेकर के और पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की समीक्षाओं या सीमाओं के आधार पर ही किया गया है। यानी नदी और घाटियाँ उनकी सीमाओं के आधार पर इसका विभाजन किया है। नदियाँ बहती है और नदियों की सीमा विशेष है, उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। उधर के सतलज सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज सिंधु के बीच स्थित हिमालय भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर से हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखो, पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से, सतलज और काली सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से? कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदी जो नेपाल हिमालय का है, और तिस्ता व दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय कुछ क्षेत्रीय नाम है, उनके बारे में हम पता करेंगे और इसके बारे में अध्ययन भी करेंगे। ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय वो क्या करता है कि सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल व पूर्वी पहाड़ी तथा पूर्वज श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ये पहाड़ियाँ क्या है? उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर और पूर्व राज्य है वहाँ से होकर के गुजरती है। मजबूत बलुआ पत्थरों अवसादी सेल, क्योंकि वहाँ क्या है, जो अपने कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है, वो अन्य नदियाँ, गंगा नदी है, ये क्या करती है अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, यानी मिट्टी ऊपर से लेकर आती है। वो वहाँ के एक मैदान बना देती है, वो एक उपजाऊ मैदान भी है और उसके बाद ऊपर का पत्थर का बाहर से अवसादी सेल भी है ऊपर बनी हुई। तो वो सारा का सारा क्या ऊपर की मिट्टी है वो सारी नीचे आ जाती है। ये घने जंगलों में ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं व घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल से पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वांचल में क्या है? पटकाई और नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है इसके अंदर। देखिए यहाँ देखिए इस हिमालय की वादी को देखा जाए तो हरी भरी वादी है, हरी भरी वादी है। ये क्या सारी के सारी क्या है? एक अपने कह सकते हैं वन के रूप में, घने जंगल के रूप में ढकी हुई है, घने जंगल के रूप में ढकी है। ये ढकने के कारण क्या कि यहाँ जो मैदान विशेष है वो बना हुआ है, मैदानी क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। इसकी मिट्टी है विशेष उपजाऊ रूप में जानी जाती है, जिसके कारण से ये वृक्ष विशेष है, या आपने कह सकते हैं कि जो जंगल है उसका विस्तार काफ़ी देखने को मिलता है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियाँ जो प्रणाली है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। उत्तरी मैदान है 3 प्रमुख नदियाँ, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान क्या है? जलोढ़ मृदा से बना, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपात से स्थित
बहुत बड़े वैश्य इंद्रोणी, जिसको आप कहते हैं घाटी विशेष के कह सकते हैं, जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिसमें उससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। अब देखो ऊपर से जब नदियाँ बहती है तो नदी के साथ में मिट्टी अवश्य आती है, और वो मिट्टी क्या करती है, एक मैदानी भाग का जलोढ़ मिट्टी है ना, मैदानी दलदली भाग का निर्माण करती है, और कुछ क्षेत्र में क्या उपजाऊपन बनाती है। और वो उपजाऊपन क्या करता है कि आप फसल विषय से या किसी प्रकार की उपजाऊ लेने के लिए, यानी किसी प्रकार का उपजाऊ लेने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में पर है। यह मैदान लगभग 2400 किमी लंबा तथा 240 से 300 किमी चौड़ा है। 240 से 300 किमी चौड़ा है। यह सघन संख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र, सघन संख्या वाला भौगोलिक, क्या इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। मृदा, समृद्ध मृदा, अनावरण, प्राप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ देखिए नदियाँ बहती है, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात है उपजाऊ मिट्टी है। 3 नंबर बात है कि इसमें जलवायु बहुत अच्छी है। इस कारण से ये कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, यानी भारत का अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ क्या है, हर प्रकार की सुविधाएँ हैं, और सुविधाएँ होने के कारण से आपको पता है जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ता जाता है, जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसके बाद में उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। देखो उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है, और नदी के निचले भाग में ढाल कम है, जिसके कारण उसकी गति भी कम हो जाती है। ऊपर के भाग से जब नदी आती है तो बहुत तीव्र तीव्र के वेग से आती है, लेकिन नीचे के भाग क्या है, थोड़ा समतल सा माना जाता है, जिसके कारण से गति भी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। नदीय द्वीप मतलब छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र होते हैं, गाद मतलब मिट्टी इकट्ठा कर देती है, और बहुत सी धाराओं में बंट जाती है। इन धाराओं में वितरिकाएं कहा जाता है, यानी गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बंट जाती है, यानी अलग अलग धाराओं में बंट जाती है, जिसके कारण अपने कह सकते हैं कि टापू विशेष है, या अपने कह सकते हैं डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा का निर्माण करती है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बंट जाती है। ठीक है। दोआब का अर्थ क्या है, दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। और दो तथा पंजाब की दो शब्दों से मिलकर बना पंच प्लस आब, 5 नदियों का पानी है, इस कारण से पंजाब कहा जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत सा बड़ा भाग पाकिस्तान की स्थित है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है। सतलज, ये नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियाँ हिमालय से निकलती है, और हिमालय से निकल के क्या कहते हैं आगे बढ़ती है। मैदान के इस भाग में 2 आबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, झारखंड कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। देखिए उत्तरी भारत के राज्य जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी भी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यानी उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः उसके उच्चावचों के बीच किसी भी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है, यानी ये विस्तृत मैदान है, लेकिन भौगोलिक आकृति के बारे में देखा जाए तो इसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान को कितने 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरती समय शैवालिक ढाल 8 से 10 किमी की चौड़ी पट्टी सी गुटिया का निष्पन्न करती है। इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी से विलुप्त हो जाती है, और इस पट्टी के दक्षिण में से सरिताएं नदियाँ पुनः निकल जाती है। इसके नाम से दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहा जाता है। तराई छोटे छोटे क्षेत्र पानी की जो बनती है, और यह वन्य प्राणियों के भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है, और इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात की जाती है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति भी इसी यहाँ से प्राप्त होती है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम पूरा भाग है, या आपने कह सकते हैं पुराना जलोढ़ का बना हुआ है,
वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिक जैसी आकृति प्रदर्शित करती है, वेदिका जैसी आकृति प्रदान करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। भांगर क्या है? जो ऊपर का, जो नीचे का भाग होता है ना, नीचे का भाग, जहाँ क्या कि अपने कह सकते हैं कि मिट्टी, चूना आदि पाया जाता है। और स्थानीय भाषा में क्या है, यहाँ कंकड़िया क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो वो क्षेत्र है। इस क्षेत्र की मृदा में चुनेदार निक्षेपण पाए जाते हैं। इसमें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले क्षेत्र में नए तथा युवा क्षेत्र को खादरी कहा जाता है। अब देखिए खादरी क्या है? बाढ़ वाला क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में क्या मिट्टी काफ़ी आ जाता है, दलदली क्षेत्र माना जाता है। इसमें इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ है तथा गहन खेती के लिए आदर्श भी होते हैं। प्रायद्वीप पठार के प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल, ऊपर उठा हुआ, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना, क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान उससे बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अफवाह के कारण से बना हुआ है। आपको बताया कल भी, गोंडवाना क्षेत्र जो टूटने के बाद में उत्तर की तरफ किसका, उसके बाद में क्या वो भूमि विशेष है, वो अपास क्षेत्र है, उसके कारण से ये प्रायद्वीप पठार बन गया था। यहाँ कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, चौड़ी व छिछली घाटियाँ हैं, और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये नियमित है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको गोलाकार पहाड़ियाँ। इस पहाड़ी पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य भूमि तथा दक्षिण का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में उच्च भूमि तथा उत्तरी पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिमी यह धीरे धीरे राजस्थान में बलुई तथा पथरीले मृदुता में मिल जाता है। इस क्षेत्र को बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी की तथा बहती है। इस प्रकार के इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाता है। यह मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संक्रिय। इस पठार में पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ओर पूर्व में विस्तार से दामोदर नदी तथा प्रवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर के इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव केमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। और भारत के भौगोलिक मानचित्र इस पहाड़ियों व श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अब यह क्या है, दक्षिण का पठार पश्चिमी में ऊंचा तथा पूर्व की ओर का कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इस भाग का एक जो हिस्सा है वो उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगोल पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया, यानी एक भ्रंश यानी टूटने के बाद में क्या एक हिस्सा क्या छोटा नागपुर पठार से भी अलग हो गया। पश्चिम में पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण संख्या गारो, खासी व जयंतिया है। ये तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं इसकी है। दक्षिण के पठार में पूर्वी पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट तट के समांतर स्थित है। वे सतत उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में थाल घाट, बोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात होती है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं और पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के दक्षिण से नीलगिरी तक है। नीलगिरी नीचे का हिस्सा है, और कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर है, और जो पूर्वी घाट है वो 600 मीटर की औसत की ऊंचाई की तुलना में। तो आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो ज़्यादा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं अनियमित है। एक एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इसकी काट दिया, यानी बंगाल खाड़ी है उसमें गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। काट में तो जो नदी धीरे धीरे गिरती है तो वहाँ कटता कटता धीरे धीरे कम होता गया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में किसके पर्वतीय वर्षा होती है, और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण से होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाएगी। पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई हमेशा बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा ये 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचे शिखर
महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिमी के सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है। अंडमंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, ऊटी क्षेत्र है वो काफ़ी फेमस है, वो ऊटी के नाम से है। कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति है मानचित्र में, जैसे ऊपर ज्ञात किया था हमने। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ है कि पाई जाती है कि काली मिट्टी है यहाँ, दक्कन ट्रैप के नाम से जानी जाती है, और उत्पत्ति है ज्वालामुख से हुई इसकी, और शैल आग्नेय है इसका, और शैली का समय के साथ अपरदन भी हुआ था, और काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित व खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी दिशा में फैली हुई है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल इसके बारे में विद्यार्थियों कल चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना है, और आज जो दिए गए क्वेश्चन है उसको ध्यानपूर्वक करें। धन्यवाद जी।